तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सो एक्स नाम की इस मूवी के बारे में। ये दोस्तों इस फ्रेंचाइजी के अंदर तकरीबन पाँचवीं या छठी मूवी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में भी देखने को मिली है। दोस्तों इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो ये IMDb पर इसकी जो रेटिंग है 6.7 की रेटिंग है 10 में से, जो कि बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ रेड टमाटोज़ की रेटिंग 80% यूजर्स ने इसे पसंद किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है। साथ ही आपको यूट्यूब पर आप रेंट लेकर इसे देख सकते हो, प्ले मूवीज़ पर आप इसे रेंट लेकर दे सकते हो। बाकी दोस्तों इससे पहले भी इसकी एक मूवी आ चुकी है, उसी का ये प्रीक्वल है, यानी आप सीधा इसे देख पाओगे। और इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो आपको जो आदमी रहता है उसे थोड़ा एक तरह से कैंसर रहता है और इसके बाद वो लोगों से बदला लेता है कि जो जो लोग उसे एक तरह से लूटते हैं उसका कैंसर का इलाज करने के लिए। इसी की एक तरह से पूरी स्टोरी दिखाई गई है और अलग अलग तरीके से वो उन्हें टॉर्चर करता है और उन्हें एक तरह से अपने शरीर की कोई पार्ट काटने के लिए बोलता है या तोड़ने के लिए बोलता है। यदि वो टाइम से पहले नहीं कर पाते तो वो मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब फटाफट से इसके बारे में और बेसिक डिटेल से जानते हैं। सौ एक्स एक 2023 अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो केविन ग्रुएट द्वारा निर्देशित और संपादित है और पीटर गोल्डफिंगर और जोश स्टोलबर्ग द्वारा लिखित है। यह फिल्म सौ फिल्म श्रृंखला की 10वीं किस्त है जो सौ 2004 की सीधी अगली कड़ी और सौ 2005 की प्रीक्वल दोनों के रूप में काम करती है, जिसमें टोबिन बेल और शॉनी स्मिथ ने अभिनय किया है, जिन्होंने पिछली फिल्मों की अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, साथ में अभिनय भी किया है। सिनोव मैकोडी लुंड, स्टीवन ब्रांड, रेनाटा वेका और माइकल बीच जो नए किरदार निभाते हैं। फिल्म जॉन क्रेमर बेल को इस उम्मीद में मैक्सिको की यात्रा करते हुए दिखाया गया है कि एक प्रायोगिक प्रक्रिया से वह ठीक हो सकता है। जॉन को बाद में पता चला कि ऑपरेशन एक घोटाला है जिसने उसे जिम्मेदार लोगों का अपहरण करने और प्रतिशोध के रूप में उन्हें अपने ट्रेडमार्क मौत के जाल में फंसाने के लिए प्रेरित किया। अप्रैल 2021 में ट्विस्टेड पिक्चर्स के साथ 10वीं किस्त के विकास में होने की सूचना मिली थी, जब श्रृंखला की पिछली दो प्रविष्टियों के लेखक स्टोलबर्ग और गोल्डफिंगर ने घोषणा की थी कि उन्होंने दिसंबर 2021 में स्क्रिप्ट पूरी कर ली है। ग्रुएट, जिन्होंने दो अन्य किश्तों का निर्देशन किया था, श्रृंखला के 6 सदस्य और संपादित 6 को फिल्म के निर्देशक के रूप में भी पुष्टि की गई। फिल्मांकन अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक मैक्सिको सिटी में हुआ। सौ एक्स को लायंसगेट फिल्म्स द्वारा 29 सितंबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसने दुनिया भर में 105.8 मिलियन डॉलर की कमाई की है और इसे आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ। यह सबसे अच्छी समीक्षा वाली 100 फिल्म बन गई है। कथानक। जॉन क्रेमर को उनके डॉक्टर ने बताया कि उनके उन्नत मस्तिष्क कैंसर के कारण उनके पास जीने के लिए केवल कुछ महीने ही बचे हैं। वह एक कैंसर सहायता समूह की बैठक में भाग लेता है और हेनरी केसलर से दोस्ती करता है, जो बाद में दावा करता है कि डॉक्टर फिन पेडरसन के नेतृत्व वाले एक समूह द्वारा किए गए प्रयोगात्मक नॉर्वेजियन कैंसर उपचार से वह ठीक हो गया है। हताश जॉन डॉक्टर की बेटी सेसिलिया से संपर्क करता है, जो उसे मेक्सिको सिटी के बाहर अपने क्लिनिक में भेजती है। मेक्सिको पहुंचने पर जॉन को क्लिनिक में ले जाया गया, जो एक पुराने रासायनिक संयंत्र में स्थित है। वह सेसिलिया और उसकी टीम माटेओ, वेलेंटीना और डॉ कॉर्टेस के साथ साथ हाउसकीपर गैब्रिएला, मरीज पार्कर सियर्स और केयरटेकर के छोटे बेटे कार्लोस से मिलता है। जॉन सर्जरी के लिए जाता है और सेसिलिया को जगाकर बताता है कि प्रक्रिया सफल रही। हालांकि अगले दिन समूह को एक उपहार देने के लिए क्लिनिक लौटने पर जॉन को एक वीडियो मिला जो उसकी अभी हुई मस्तिष्क सर्जरी का अनुकरण करता है, और यह देखने के लिए कि उसके सिर पर कोई निशान नहीं है, उसने अपने सिर की पट्टी उतार दी, जिससे पूरे ऑपरेशन का पता चलता है।
घोटाला। यह पहचानकर कि डॉक्टर कॉर्टेज उसका टैक्सी ड्राइवर डिएगो है, जॉन ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी बाहों में पाइप बम डाल दिए और उसे निर्देश दिया कि वह उसका मांस काटकर उन्हें निकाल दे, जिसमें वह सफल हो जाता है। अपने प्रशिक्षु अमांडा यंग की मदद से जॉन सेसिलिया, गैब्रिएला, वेलेंटीना और माटेओ को पकड़ लेता है, जहां उन्हें अपने जाल में व्यवस्थित करने के लिए वापस संयंत्र में ले जाया जाता है। वेलेंटीना को गिगली आरी से अपना पैर काटने और खुद को मुक्त करने के लिए चाबी निकालने के लिए पर्याप्त अस्थि मज्जा निकालने का काम सौंपा गया है। वह अपना पैर काट देती है, लेकिन पर्याप्त मज्जा एकत्र करने में असमर्थ होती है और एक दूसरी गिगली आरी से उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। सेसिलिया अपना फोन वापस पाने और मदद के लिए कॉल करने के लिए वेलेंटीना की आंतों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन अमांडा उसे झटका देकर समर्पण करवा देती है और फोन जब्त कर लेती है। पार्कर अपने पैसे वापस मांगने के लिए क्लिनिक में घुस जाता है। अमांडा उसे रोकती है, जबकि माटेओ को अपनी खोपड़ी में ड्रिल करने और सेरेब्रल ऊतक के एक टुकड़े को टेस्ट ट्यूब में घोलने और एक कुंजी प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जाता है। यद्यपि वह सफलतापूर्वक कार्य करता है, ऊतक समय पर घुलने में विफल रहता है और एक गर्म मुखौटा उसके चेहरे पर बंद हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गैब्रिएला को बेड़ियों से लटका दिया जाता है और आयनीकृत विकिरण के अधीन कर दिया जाता है। उसे बेड़ियों में जकड़े अंगों को तोड़ने के लिए स्लेजहैमर का उपयोग करके खुद को मुक्त करने का काम सौंपा जाता है। वह सफल हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि अमांडा उसे अस्पताल ले जाए, पार्कर बंदूक की नोक पर उन्हें सेसिलिया को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। सेसिलिया ने गैब्रिएला की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला और खुलासा किया कि उसने उसे मुक्त करने के लिए पार्कर को बुलाया था, जो घोटाले का हिस्सा है। वह जॉन को उसके लिए बने जाल में खुद को जंजीर से बांधने के लिए मजबूर करती है। जब वह कार्लोस को बाहर सुनती है, तो वह बच्चे को ले जाती है और उसे जॉन के सामने जंजीर से बांध देती है। जाल उन्हें खून से लथपथ करने लगता है। पार्कर और सेसिलिया जॉन के नियंत्रण कक्ष से चुराए गए नकदी के अपने बैग को वापस लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन एक ट्रिपवायर सक्रिय करते हैं, जिससे उन दोनों को कमरे में सील कर दिया जाता है और जॉन और कार्लोस को मुक्त कर दिया जाता है। जॉन ने खुलासा किया कि डिएगो ने पार्कर और हेनरी समेत सभी घोटालेबाजों को बाहर कर दिया और उसने सेसिलिया को पार्कर को इस सुविधा के लिए आकर्षित करने के लिए धोखा दिया। एक घातक रासायनिक गैस कमरे में भरना शुरू कर देती है। एकमात्र राहत के लिए एक वेंटिलेशन छेद होता है, जो एक व्यक्ति के सिर के लिए काफी बड़ा होता है, जिससे सेसिलिया और पार्कर एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सेसिलिया पार्कर को मार देती है, लेकिन केवल जॉन, अमांडा और कार्लोस को सुविधा से बाहर निकलते हुए देख सकती है, जिससे वह अंदर फंसी रह जाती है। कुछ समय बाद हेनरी एक जीर्ण शीर्ण बाथरूम में जागता है, जिसके पेट में एक नया जाल बंधा होता है, जिसकी देखरेख जॉन और मार्क हॉफमैन करते हैं। कास्ट करें। अधिक जानकारी 100 पात्रों की सूची। जॉन क्रेमर के रूप में टोबिन बेल, अमांडा यंग के रूप में शॉनी स्मिथ, सेसिलिया पेडरसन के रूप में सिनोव मैकोडी लुंड, पार्कर सियर्स के रूप में स्टीवन ब्रांड, गैब्रिएला के रूप में रेनाटा वेकातो, डिएगो के रूप में जोशुआ ओकामोटो, ऑक्टेवियो हिनोजोसा तो माटेओ के रूप में, वेलेंटीना के रूप में पॉलेट हर्नांडेज, कार्लोस के रूप में जॉर्ज ब्रिसेनो, हॉफमैन के रूप में कोस्टास मैंडिलोर, हेनरी केसलर के रूप में माइकल बीच, संरक्षक के रूप में इसान बेओ मह्यूनली, एक डॉक्टर के रूप में डेविड अल्फानो, केटी बारबेरी कैंसर सहायता समूह नेता के रूप में
एमआरआई तकनीशियन के रूप में लूसिया गोमेज रोबल्डो। डोनाग गॉर्डन तो डॉक्टर फिन पेडरसन के रूप में। उत्पादन विकास अप्रैल 2021 में 100 एक्स नामक 100 फ्रैंचाइज की 10वीं फिल्म की किस्त ट्विस्टेड पिक्चर्स के साथ विकास में होने की सूचना मिली थी। साथ श्रृंखला की पिछली दो प्रविष्टियों जिगसॉ 2017 और स्पाइरल 2021 के लेखक जोश स्टोलबर्ग और पीटर गोल्डफिंगर ने पुष्टि की कि स्क्रिप्ट दिसंबर 2021 में पूरी हो गई थी। 8 निर्माता मार्क बर्ग और ओरेन कॉल्स ने योजना बनाई थी। 100 एक्स की कहानी 2018 से चल रही है, लेकिन फिल्म की योजना तब रोक दी गई जब लायंसगेट के उपाध्यक्ष माइकल बर्न्स ने ब्राजील में क्रिस रॉक से मुलाकात की और स्पाइरल के लिए उनकी पिच को मंजूरी दे दी। उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के कारण बर्ग और कॉल्स को इसकी 10वीं किस्त के लिए फ्रेंचाइजी की जड़ों में वापस जाना पड़ा और वह कहानी बनानी पड़ी जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। 9 अगस्त 2022 में ब्लडी डिस्गस्टिंग ने बताया कि फिल्म का निर्देशन केविन ग्रुएट द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने पिछली अधिकांश किस्तों का संपादन किया था और 106 2009 और 103 डी 2010 का निर्देशन किया था। 10 कास्टिंग अक्टूबर 2022 में टोबिन बेल को जॉन क्रेमर बटा जिगसॉ की भूमिका दोबारा निभाने की पुष्टि की गई। 11 ग्रुएट ने एम्पायर को बताया कि श्रृंखला में किसी भी अन्य फिल्म की तुलना में बेल को फिल्म में सबसे अधिक चित्रित किया गया है। 12 बेल फिल्म की पटकथा और पोस्ट प्रोडक्शन में भी शामिल थे, अतिरिक्त संवाद लेकर आए जिसे शूटिंग समाप्त होने के बाद कहानी में शामिल किया गया। 9 दिसंबर 2022 में सिनोव मैकोडी लुंड, स्टीवन ब्रांड और माइकल बीच, रेनाटा वेका, पॉलेट हर्नांडेज, जोशुआ ओकामोटो और ऑक्टेवियो हिनोजोसा के साथ कलाकारों में शामिल हुए। 14 शॉनी स्मिथ ने अमांडा यंग के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है। 15 हालांकि आधिकारिक तौर पर कभी घोषणा नहीं की गई। कोस्टास मैंडिलर मार्क हॉफमैन की भूमिका में एक आश्चर्यजनक कैमियो के साथ लौटे, हालांकि उनकी वापसी ट्रेलर में मौजूद उनकी आवाज से संकेतित थी। ग्रुएट ने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि यह कैमियो उनके द्वारा किया गया सबसे अधिक प्रशंसक सेवा वाला काम था। 6 फिल्मांकन मेक्सिको सिटी, जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। $13 मिलियन के बजट पर 3 मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 के अंत से फरवरी 2023 तक मेक्सिको सिटी में हुई। 13-16-15 ट्रैप डिजाइन पिछली किश्तों की तुलना में अधिक जटिल थे, इसलिए फिल्मांकन शेड्यूल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, नवंबर में 3 सप्ताह और जनवरी में 3 सप्ताह। ग्रेउटर्ट ने SFX को बताया, हमें बहुत सारे प्रोस्थेटिक्स और मशीनें बनानी थीं और क्रिसमस पर हमने इस सामान को तैयार करने में पूरा खर्च किया। 17 मिडसमर स्क्रीन 2023 सम्मेलन में सिनेमेटोग्राफर निक मैथ्यूज ने कहा कि वे पहले की 100 फिल्मों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। उन्होंने समझाया, मुझे लगता है कि केविन और मेरे लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण था कि हम सभी शुरुआती फिल्मों को श्रद्धांजलि दे सकें। हमें पसंद है कि शुरुआती फिल्में 1:85 अनुपात हैं। हमें पसंद है कि वे बनावटी हैं, कि वे किरकिरे हैं, कि ये वास्तव में बोल्ड पीले रंग के पैलेट हैं, और हम व्यापक अंधेरे के साथ और वास्तव में दर्शकों को इस ग्राफिक किरकिरा दुनिया में विषयगत रूप से फेंकने के लिए अपना काम करना चाहते हैं। 18 प्रोडक्शन डिजाइनर एंथनी स्टेबली ने 2000 के दशक के मध्य की उन फिल्मों के रंग पैलेट को देखा और यह सुनिश्चित किया कि 100 एक्स में देखी गई ग्राफिक्स जैसी सभी तकनीकें उन फिल्मों के दौरान उपलब्ध होंगी। 19 पोस्ट प्रोडक्शन अधिकांश गड़बड़ियां व्यावहारिक प्रभावों के साथ की गईं। CGI का उपयोग केवल टच अप के लिए किया गया था। 17 फिल्म निर्माताओं ने सॉ 3, 2006, जिसमें उनके दोनों पात्रों की मृत्यु हो गई थी,
और 100x में उनकी उपस्थिति के बीच 17 साल के अंतर के कारण बेल और स्मिथ की उम्र कम करने के लिए दृश्य प्रभावों के उपयोग पर विचार किया। हालांकि उन्होंने इसके विरुद्ध निर्णय लिया। ग्रेउटर्ट ने इस निर्णय के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ फिल्में जिन्होंने अपने अभिनेताओं की उम्र कम कर दी है, इससे चरित्र और दर्शकों के बीच कुछ दूरी आ जाती है। उनका मानना है कि बेल और स्मिथ के बीच कुछ भावनात्मक क्लोज अप हैं जो नहीं होने चाहिए। परिवर्तित 9 फिल्म के पहले सहायक संपादक स्टीव फॉर्नर को कस्टोडियन के जाल के ध्वनि डिजाइन से जुड़े एक संपादन सत्र के दौरान स्थानीय पुलिस को बुलाया गया था। 20 केविन ग्रुएट के अनुसार फोरन अपने कार्यालय में घटनास्थल पर काम कर रहे थे जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और पड़ोसियों की चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि अंदर किसी को प्रताड़ित कर मार डाला जा रहा है, और फोरनर ने कहा, वास्तव में मैं बस एक फिल्म पर काम कर रहा हूं। आप चाहें तो अंदर आ सकते हैं और इसे देख सकते हैं। पुलिसकर्मी हंसने लगे। उन्हें कहा, हम चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं, आप ठीक हैं। यह काफी यथार्थवादी प्रदर्शन रहा होगा। 21 रिलीज मार्केटिंग 9 सितंबर 2023 को लायंसगेट ने 100 ब्लड ड्राइव की वापसी की घोषणा की, एक प्रचार कार्यक्रम जो दर्शकों को 100x के शुरुआती सप्ताहांत में मुफ्त टिकटों के बदले अमेरिकन रेड क्रॉस को रक्तदान करने की अनुमति देता है। 13 सितंबर 2023 को निकोल किडमैन एएमसी थिएटर्स विज्ञापन की एक पैरोडी यूट्यूब और लायंसगेट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की गई थी। 23 इसमें किडमैन के स्थान पर एक तिफिया साइकिल पर रिमोट नियंत्रित बिली द पपेट को दिखाया गया था। 24 100 की ग्राफिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ मामूली बदलावों के साथ, जबकि पैरोडी को समाचार आउटलेट्स द्वारा हास्यपूर्ण प्रतिक्रियाओं के साथ मिला था। एएमसी थिएटर्स द्वारा रोक और बंद करने के आदेश के कारण इसे लायंसगेट के खातों से हटा दिया गया था। 25 लेखक जोश स्टोलबर्ग ने ट्रेलर के हटाए जाने पर एक बयान जारी किया जिसमें लोगों को भाग्यशाली कहा गया अगर वे इसे हटाने से पहले पैरोडी देखने में कामयाब रहे। हालांकि पुनः अपलोड कई चैनलों पर फैल गया है जो लायंसगेट से संबद्ध नहीं हैं। 25 नाट्यशास्त्रीय 100x को 29 सितंबर 2023 को लायंसगेट फिल्म्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 26 यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाली थी। इससे पहले लायंसगेट ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में घोषणा की थी कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी वर्तमान तिथि तक 10-27 होम मीडिया 100x को संयुक्त राज्य अमेरिका में पीवीओडी पर 20 अक्टूबर 2023 को और डीवीडी, ब्लूरे और 4K यूएचडी पर 21 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था। 4K और ब्लूरे डिस्क में 3 घंटे से अधिक का बोनस फुटेज शामिल होगा, जिसमें एक पुनः जागृति नामक वृत्तचित्र का निर्माण और हटाए गए दृश्य। 28 स्वागत बॉक्स ऑफिस 22 नवंबर 2023 तक 100x ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $53.6 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $52.2 मिलियन, दुनिया भर में कुल $105.8 मिलियन की कमाई की है। 5-4 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 100x को द क्रिएटर, PW पेट्रोल, द माइटी मूवी और डम्प मनी के व्यापक विस्तार के साथ रिलीज किया गया था और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 3,262 थिएटरों से $15.18 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। इसने अपने पहले दिन $8 मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन के $2 मिलियन भी शामिल हैं। यह पहली बार $3 मिलियन की कमाई के साथ पॉ पेट्रोल के बाद दूसरे स्थान पर रहा। यह फ्रैंचाइजी के औसत शुरुआती सप्ताहांत $23 मिलियन से कम था,
लेकिन हाल की किश्तों स्पाइरल 2021 में $8.8 मिलियन और आरा 2017 में $16.6 मिलियन से अधिक था। 29 फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में $8.2 मिलियन और तीसरे सप्ताहांत में $5.7 मिलियन की कमाई की और क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रही। 30-31 100 एक्स ने यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और पहले 3 दिनों में $2.31 मिलियन की कमाई की। 32 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने बेल के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि यह पहली फिल्म के बाद से फ्रेंचाइजी में सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि थी। 37-38 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 148 आलोचकों में से 80% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 6.5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति में लिखा है, टोबिन बेल के फ्रेंचाइजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के नेतृत्व में 100 एक्स ने एक ऐसी किस्त के साथ श्रृंखला को फिर से जीवंत कर दिया है जिसमें सभी जोश के साथ आश्चर्यजनक मात्रा में दिल शामिल है। 39 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 26 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 60 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 40 यह दोनों वेबसाइटों पर फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्म है, जो क्रमशः पहली 50% और तीसरी फिल्म 100 में से 48 में शीर्ष पर है। 37-41-42 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक में सर्वेक्षण करने वालों ने इसे 82% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 62% ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। निश्चित रूप से फिल्म की अनुशंसा करें। 29 वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा है कि 100 एक्स श्रृंखला की कई फिल्मों की तुलना में एक वास्तविक फिल्म की तरह लगती है, जिसमें अधिक बातें और कम यातनाएं हैं। वह उस अनुपात से संतुष्ट थे, लेकिन चिंतित थे कि क्या इसका बॉक्स ऑफिस पर लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया, 100 फिल्मों में यातना सेट के टुकड़े दर्शकों के लिए प्रस्तुत किए गए बारोक हॉरर के भव्य उपहार हैं। वे काफी सरलता से हमारे आने का कारण हैं। उन्होंने टोबिन बेल की अपनी दयनीय बुद्धि की दृष्टि से विशेष प्रशंसा की। 43 द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रे। दोस्तों इस मूवी की लेंथ 1 घंटा 58 मिनट है, जो कि बहुत बड़ी लेंथ है और हॉरर मूवीज़ के लिए एक परफेक्ट लेंथ होनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको एक तरह से 2005 का एक तरह से पार्ट रिलेटेड पार्ट देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों ये हमें इंडिया के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी देखने को मिली है। बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब करके रिलीज़ किया गया है, सिनेमा हॉल्स में भी इसे रिलीज़ किया गया था। और मूवी ने अपने एक तरह से बजट के मुकाबले तकरीबन 10 गुना ज़्यादा कमाई की है। और ये इस फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी नहीं होने वाली, क्योंकि इसके आगे भी इसके सीक्वेंस बनते जा रहे हैं और अपकमिंग हमें एक और पार्ट देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, जैसे कोई कंफर्मेशन आती है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी, थोड़ी और डिटेल में आपको बताता हूँ। टोबिन बेल, जन्म जोसेफ हेनरी टोबिन जूनियर, 7 अगस्त 1942, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। वह कई टेलीविजन शो और फिल्मों में दिखाई दिए हैं, लेकिन उन्हें 100 फ्रैंचाइज में जॉन क्रेमर बटा जिग्स के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्मों में स्टैंड इन और बैकग्राउंड काम करके की थी। उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका मिसिसिपी बर्निंग 1988 में थी। 1990 और 2000 के दशक के दौरान बेल कई फिल्मों और टेलीविजन शो में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, जिनमें द फर्म 1993, अनबॉम्बर, द ट्रू स्टोरी 1996, वॉकर, टेक्सास रेंजर 1998, द सोप्रानोस 2001 शामिल हैं।
और 24/2003। उनकी ब्रेकआउट भूमिका 2004 में आई जब उन्हें 2004 में सीरियल किलर आरा के रूप में चुना गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और बेल ने 9 सीक्वेल में से 8 में चरित्र को चित्रित किया। 102 2005, 103 2006, 104 2007, 100 2008, 106 2009, 103 डी 2010, आरा 2017 और 101 2023। यह श्रृंखला अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फ्रैंचाइज में से एक बन गई है और बेल को हॉरर आइकन के रूप में पहचान मिली है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जोसेफ हेनरी टोबिन जूनियर का जन्म 7 अगस्त 1942 को क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ और उनका पालन पोषण वेमाउथ, मैसाचुसेट्स में हुआ। 1, 2, 3 उनकी अंग्रेजी मां एलिन जूलिया बेल टोबिन एक अभिनेत्री थीं, जो क्विंसी रिपर्टरी कंपनी में काम करती थीं। 4 उनके अमेरिकी पिता जोसेफ एच टोबिन ने 1947 में क्विंसी, मैसाचुसेट्स में रेडियो स्टेशन WJDA का निर्माण और स्थापना की और एक बार ग्लोवर्सविले, न्यूयॉर्क के मेयर के लिए दौड़े। 2 उनकी एक बहन और एक भाई है। 2 लेखक बनने और प्रसारण क्षेत्र में प्रवेश करने के इरादे से बेल ने कॉलेज में उदार कला और पत्रकारिता का अध्ययन किया। उन्हें पर्यावरण संबंधी मामलों में भी रुचि है। उन्होंने मोंटक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी से पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की है और साथ ही न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन के लिए भी काम किया है। 5 वह अभिनय करियर शुरू करने के लिए प्रेरित होने का श्रेय बोस्टन विश्वविद्यालय में ह्यूम क्रोनिन और जेसिका टैंडी के सेमिनार को सुनने को देते हैं। 6 बेल बाद में एक्टर्स स्टूडियो में शामिल हो गए, जहां उन्होंने ली स्ट्रासबर्ग और एलेन बर्स्टिन के साथ अध्ययन किया और सैनफोर्ड मिसनर के नेबरहुड प्लेहाउस में शामिल हो गए। 7, 8, 9 कैरियर 1979-2003 पृष्ठभूमि भूमिकाओं में काम, फिल्मी शुरुआत और टेलीविजन प्रस्तुतियां। 27 अक्टूबर 2010 को 103 डी के प्रीमियर पर बेल ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में 30 से अधिक फिल्मों में पृष्ठभूमि भूमिकाएं निभाईं, जिनमें वुडी एलन की मैनहट्टन 1979 भी शामिल थी, जबकि उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे और ऑफ ब्रॉडवे पर भी प्रदर्शन किया। 8 अक्टूबर 2011 बेल ने कहा कि एक्टर्स स्टूडियो के अन्य कलाकारों ने सोचा कि स्टैंड इन और बैकग्राउंड काम करना बेवकूफ़ी या अपमानजनक था, लेकिन उनका मानना कुछ और था। 1982 में सिडनी पोलाक की फिल्म टुत्सी में उनका एक अप्रकाशित दृश्य था, जिसमें उन्होंने रूसी टी रूम में एक वेटर की भूमिका निभाई थी, जिसे पोलाक ने ट्रैकिंग शॉट के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने मूवी लाइन से कहा, आप जानते हैं, जब आप टुत्सी के बारे में बात कर रहे हैं तो यह हिमशैल का सिरा है, क्योंकि मैंने जो अन्य 29 फिल्में की वे IMDb पर भी नहीं हैं। 13 उन्होंने ट्रायल में कोर्ट रूम रिपोर्टर के रूप में 2 सप्ताह तक द वर्डिक्ट 1982 पर काम किया। उन्होंने याद किया कि सिडनी ल्यूमेट और पॉल न्यूमैन को देखना एक महान अवसर था, साथ ही उन्होंने अभिनय के तकनीकी पहलू को भी सीखा। 13 अपनी प्रत्येक भूमिका के लिए स्क्रिप्ट के प्रारंभिक पढ़ने से लेकर प्रोडक्शन के अंतिम शॉट तक वह अपने चरित्र के बारे में विभिन्न प्रश्नों और प्रेरणाओं का एक जर्नल रखते हैं। मैं सभी प्रकार की धारा चेतना की चीजें लिखता हूं जो मेरी मदद करती हैं। 9 उनकी पहली बोलने वाली भूमिका 1983 की फिल्म स्वेंगली में 3 पंक्तियों वाले एक वेटर की थी। 13 उसी वर्ष बेल ने नाटक सोफीज चॉइस में एक रिपोर्टर के रूप में एक छोटी सी बोलने वाली भूमिका निभाई। 1980 के दशक के मध्य में बेल ने कहा, मैं सप्ताह में 3 रात ऑफ ब्रॉडवे नाटक कर रहा था, अपनी कला पर काम कर रहा था। और एक्टर्स स्टूडियो के एक निर्देशक ने कहा, तुम्हें पता है टोबिन, तुम कुछ समय से ऐसा कर रहे हो।
मुझे लगता है कि तुम्हें हॉलीवुड जाना चाहिए और बुरे लोगों का किरदार निभाना चाहिए। 12 बेल लॉस एंजल्स चले गए और 1988 में उनकी पहली फीचर फिल्म मिसिसिपी बर्निंग में उन्हें कठिन और स्ट्रीट स्मार्ट एफबीआई एजेंट स्टोक्स के रूप में लिया गया। 12 1993 में बेल को पोलाक की एक अन्य फिल्म द फ्रम में द नॉर्डिक मैन नामक हत्यारे की भूमिका में लिया गया था। 5 उसी वर्ष उन्होंने इन द लाइन ऑफ फायर में मेंडोजा की भूमिका निभाई, जहां वह डायलन मैकडरमॉट द्वारा निभाए गए अपने साथी की हत्या करके अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक गुप्त क्लिंट ईस्टवुड को परेशान करने का प्रयास करते हैं। वह सिटकॉम सीनफील्ड के दी ओल्ड मैन नामक एपिसोड में एक रिकॉर्ड स्टोर के मालिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 14 वह 1993 और 1996 में NYPD ब्लू के 2 एपिसोड में अलग अलग किरदार निभाते हुए दिखाई दिए। 15161994 में बेल ने ER के पहले सीजन के दूसरे एपिसोड में एक अस्पताल प्रशासक की भूमिका निभाई और एक में दिखाई दिए। एक अन्य मेडिकल ड्रामा शिकागो होप का एपिसोड, जिसमें मृत्युदंड पर एक असाध्य रूप से बीमार कैदी की भूमिका निभाई गई है। 13 उसी वर्ष उन्होंने टेलीविजन के लिए बनी फिल्म अनबॉम्बर द ट्रू स्टोरी में टेड कैजिंस्की की भूमिका निभाई। 171997 में बेल ने ला फेम निकिता और नैश ब्रिजेस के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने टारगेट SG1 के एक एपिसोड और वॉकर टेक्सास रेंजर के 2 भाग वाले एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 18 बेल ने 2001 के एपिसोड आर्मी ऑफ वन ऑफ द सोप्रानोस में मेजर कार्ल जिंगली की भूमिका निभाते हुए एक दृश्य में उपस्थिति दर्ज कराई। 192003 में उन्हें 24 के दूसरे सीजन के दौरान पीटर किंग्सले ग्रुप के खलनायक के रूप में चुना गया था। 2004-2010 सफल भूमिका और हॉरर आइकन बनते देखा। बेल की सफल भूमिका 2003 में आई, जब उन्हें हॉरर फिल्म सॉ में जॉन क्रेमर बटा जिगसॉ के रूप में चुना गया। फिल्म जॉन क्रेमर के बारे में है, जो एक इंजीनियर से सीरियल किलर बना है जो चाहता है कि दूसरों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना के गेम में डालकर जीवन के मूल्य की सराहना की जाए। 21 यह फिल्म जेम्स वान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी और इसे $2 मिलियन के बजट पर 18 दिनों में शूट किया गया था। बेल ने फर्श पर लेटे हुए 2 सप्ताह बिताए और उनकी पंक्तियां बहुत कम थीं, लेकिन उनकी भूमिका फिल्म के लिए महत्वपूर्ण थी। वह फिल्म से जुड़ने का श्रेय 2 कारणों को देते हैं। पहली बार डैनी ग्लोवर के साथ काम करने का अवसर मिला और फिल्म के अंत के बारे में बहुत सोचा। 17 लायंस गेट ने 2004 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होने से कुछ दिन पहले फिल्म के विश्वव्यापी वितरण अधिकार हासिल कर लिए। 22 शुरुआत में डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज होने के बावजूद मार्च में परीक्षण स्क्रीनिंग सकारात्मक रही, जिससे लायंस गेट ने इसे हैलोवीन पर नाटकीय रूप से रिलीज किया। 23 यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और दुनिया भर में $103 मिलियन की कमाई की। 24 भले ही बेल दूसरी फिल्म बनाने के इरादे से पहली फिल्म में शामिल नहीं हुए थे, वित्तीय सफलता के परिणामस्वरूप 2005 से 2010 तक हर अक्टूबर में 6 सीधे सीक्वेल जारी किए गए थे। 17 अगले वर्ष बेल ने सॉ 2 में अभिनय किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा क्योंकि जॉन क्रेमर का चरित्र पूरी तरह से परिभाषित नहीं था और एक अभिनेता के रूप में उनके पास उसे अगले स्तर पर ले जाने का अवसर था। 172006 की सॉ 3 में उनके किरदार को मार दिया गया था, हालांकि बाद में उन्होंने 5 सीक्वेल के लिए साइन किया। 25-26 वह सॉ 4, सॉ वी, सॉ 6 और सॉ 3D में लौटेंगे, जहां जिगसॉ को फ्लैशबैक में दिखाया गया है, कुछ उसके मूल पर केंद्रित हैं। 27-28 उन्होंने समझाया, देखा एक सीधी रेखा में नहीं हो है, इसलिए आप जानते हैं,
हॉलीवुड में सब कुछ संभव है। यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं या नहीं। एक निश्चित बात है कि हम 100 में किया है, जहां यह एक पहेली के टुकड़ों की तरह है। यह सिंक से बाहर होता है, तो यह इस तरह से किया गया है। 28 उन्होंने 2009 के 100 वीडियो गेम और इसके 2010 के सीक्वल 100 2 फ्लेश एंड ब्लड में जिगसॉ चरित्र के लिए अपनी आवाज और समानता प्रदान की। 29 30 2010 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बेल जिगसॉ की भूमिका के लिए बेल को 2006 और 2007 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए एमटीवी मूवी अवॉर्ड्स नामांकन प्राप्त हुआ। 31 32 उन्होंने फ्यूज बटा फैंगोरिया चेंसॉ अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बुचर का पुरस्कार जीता और 2010 चिलर आइगोर अवार्ड्स में उन्हें फिल्म श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का खिताब दिया गया। 33 34 द सॉ फ्रैंचाइज 2021 तक दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फ्रैंचाइज में से एक बन गई है। 23 35 चरित्र जिगसॉ को एक डरा वनी आइकन का लेबल दिया गया है। 36 21 2014 वर्तमान बाद में काम करें और 100 फ्रैंचाइजी में वापसी करें। मार्च 2014 में बेल ने विक्टर साल्वा की हॉरर फिल्म डार्क हाउस में प्रतिपक्षी सेठ की भूमिका निभाई। अगले महीने उन्हें क्रिमिनल माइंड्स के एक एपिसोड में वेस्ट वर्जीनिया के एक किसान की भूमिका निभाते हुए दिखाया गया। 11 कॉमेडी मैनसन फैमिली वेकेशन में बेल ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो चार्ली मैनसन के अनुयायियों में से एक है और डेथ वैली में अपनी पुरानी संपत्ति पर रहता है। 11 मार्च 2015 में साउथ बाय साउथवेस्ट में इसका प्रीमियर हुआ, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और वैरायटी ने इस भूमिका में लकी खौफनाक गंभीरता की ओर इशारा किया। 37 मार्च 2016 में बेल सोप ओपेरा डेज ऑफ अवर लाइव्स में 5 एपिसोड के आर्क में यो लिंग की भूमिका में शामिल हुए, जो जॉन ब्लैक के लंबे समय से खोए हुए पिता हैं। 3 8 2 0 1 6 और 2017 तक उन्होंने द फ्लैश के तीसरे सीजन में खलनायक डॉक्टर अल्केमी और दुर्भावनापूर्ण गति देवता और मुख्य प्रतिपक्षी सवितार की आवाज के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें अपने आखिरी एपिसोड तक पूरे सीजन में श्रेय नहीं दिया गया था। 39 उन्होंने 9वें सीजन के सीजन और श्रृंखला के समापन ए न्यू वर्ल्ड पार्ट 4 में अपनी भूमिका दोहराई। 40 बेल को अप्रैल 2017 में स्टीफन किंग की लघु कहानी माई प्रिटी पोनी पर आधारित एक लघु फिल्म माई प्रिटी पोनी में कास्ट किया गया था। 1941 अक्टूबर 2017 में 103D के रिलीज होने और अंतिम 100 फिल्म के रूप में विपणन किए जाने के 7 साल बाद बेल ने स्टैंडअलोन फिल्म जिगसॉ में जिगसॉ के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 42 इसने दुनिया भर में $103 मिलियन की कमाई की। 43 बेल को अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई अन्य हॉरर फिल्मों में भी दिखाया गया था, जिनमें टेलीविजन फिल्म द सैंडमैन, मैक्स इकन फिल्म बेल्जेबुथ और इतालवी फिल्म गेट्स ऑफ डार्कनेस शामिल हैं। बेल ने क्रीपशो के सितंबर 2019 के एपिसोड में जियान कार्लो एस्पोसिटो के साथ ग्रे मैटर खंड में अतिथि भूमिका निभाई, जो किंग की इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित है। 1944 मई 2021 में उन्होंने 8 भाग वाली फुटेज काल्पनिक पॉडकास्ट श्रृंखला द ग्लोम में डॉ लैशर की भूमिका निभाई। यह श्रृंखला 1990 के दशक में किशोरों के एक समूह द्वारा किए गए अनसुलझे अपराधों की एक श्रृंखला के बारे में है, जबकि एक खोजी पत्रकार एक अलौकिक आवरण को उजागर करता है जो उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। 1945 मार्च 2023 में उन्होंने इंडी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर रिब्रोकन में वॉन की भूमिका निभाई।
1946 सितंबर 2023 में रिलीज हुई 100 में बेल ने एक बार फिर क्रेमर की भूमिका निभाई। 47 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। बेल के प्रदर्शन और मुख्य किरदार के रूप में उनकी वापसी की आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई। 48 व्यक्तिगत जीवन। बेल के दो बेटे हैं। 49 उन्होंने लंबी पैदल यात्रा और गिटार बजाने सहित अन्य शौक के साथ लिटिल लीग बेसबॉल टीम और फ्लैग फुटबॉल को प्रशिक्षित किया है। 50-51 वह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य हैं। शॉनी स्मिथ जन्म 3 जुलाई 1969 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। वह सीबीएस सिटकॉम बेकर में लिंडा और 100 फ्रेंचाइजी में अमांडा यंग की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। वह देशी रॉक बैंड स्मिथ एंड पाइल का हिस्सा थीं। उन्होंने VH1 अभिनय प्रतियोगिता स्क्रीम क्वींस के सीजन 1 की मेजबानी की। स्मिथ ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत कम उम्र में की। उन्होंने 11 साल की उम्र में जॉन हस्टन की एनी में एक अनाथ बच्चे की भूमिका निभाते हुए अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। कुछ साल बाद उन्होंने अपने 37वें जन्मदिन पर 2 गिलियन में स्टेज डेब्यू किया और ड्रामा लीग क्रिटिक्स अवार्ड जीता। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में द ब्लॉब 1988 के रीमेक में पहली अभिनीत भूमिका और फिल्म हुज हैरी क्रम्ब में सहायक भूमिका पाने से पहले उन्हें छोटी भूमिकाओं में लिया गया था। 1989 सिटकॉम बेकर 1998-2004 में मुख्य भूमिका में आने से पहले 1990 के दशक में उन्होंने मर्डर शी राइट और दी एक्स फाइल्स में अतिथि भूमिका निभाई। 2004 में उन्होंने 100 में अमांडा की भूमिका निभाई और अगली कड़ी 102, 2005, 103, 2006, 106, 2009 और 101, 2023 में अपनी भूमिका को दोहराया। उन्होंने 2012 से 2014 तक 100 एपिसोड में एंगर मैनेजमेंट में जेनिफर गुडसन की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। स्मिथ का जन्म 3 जुलाई 1969 को दक्षिण कैरोलिना के ऑरेंजबर्ग में ऑरेंजबर्ग क्षेत्रीय अस्पताल में हुआ था। वह एक ऑन्कोलॉजी नर्स पेट्रिसिया एन नी स्मोक और एक वित्तीय योजनाकार और पूर्व अमेरिकी वायुसेना पायलट जेम्स एच स्मिथ की दूसरी संतान हैं। जब वह 5 महीने की थी तो उसका परिवार दक्षिण कैरोलिना से वेस्ट लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो गया। जब वह 2 साल की थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया और 5 साल बाद जब वे सैन फर्नांडो वैली चले गए तो उसकी मां ने दोबारा शादी कर ली। 2-3 कैरियर 1978-1995 मंच, टेलीविजन और फिल्म में प्रारंभिक भूमिकाएं। स्मिथ ने 8 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स के विज्ञापन में टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। 11 साल की उम्र में उन्होंने जॉन हस्टन के 1982 में ब्रॉडवे म्यूजिकल एनी के रूपांतरण में एनी बेनेट वारबक्स के साथी अनाथों में से एक के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 3 अगले वर्ष उन्होंने द मर्व ग्रिफिन शो में गाना गाया। 15 साल की उम्र में स्मिथ ने अपने 37वें जन्मदिन पर लॉस एंजल्स के नाटक 2 गिलियन में अपनी पहली स्टेज भूमिका जीती, जहां सह कलाकार रिचर्ड ड्रेफस ने रिहर्सल में उनकी क्षमता देखी और उन्हें एक प्रमुख भूमिका देने का सुझाव दिया। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने ड्रामा लीग क्रिटिक्स अवार्ड जीता। 1985 में नॉट माई किड, कॉग्नी एंड लेसी और आयरन ईगल 1986 में उनकी छोटी भूमिकाएं थीं। 2-4-5 जून 1987 में स्मिथ ने समर स्कूल में एक गर्भवती छात्रा रोंडा की भूमिका निभाई। 7 अगले वर्ष उनकी पहली अभिनीत भूमिका द ब्लॉब के रीमेक के साथ आई। 1988 में स्मिथ ने टेलीविजन फिल्म आई सॉ व्हाट यू डिड में अभिनय किया, जो 1965 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी। 9
1989 की फिल्म हुज हैरी क्रम्ब में एनी पॉट्स के साथ स्मिथ की सहायक भूमिका थी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट कम था, वो बहुत कम था, $13 मिलियन के अंदर इसे बनाया गया था और मूवी ने तकरीबन $105 मिलियन की कमाई की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और मूवी की लेंथ 118 मिनट मैंने बताई थी। 22 सितंबर 2023 को इसे एक तरह से सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ किया गया था और ये हॉरर मूवीज़ के अंदर ज़बरदस्त अंदाज में देखने को मिली है। दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों इस मूवी के बारे में सारी डिटेल बता दी है। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही साथ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन शायद रह चुकी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी के अंदर 2 मिनट या 3 मिनट का पार्ट और है, वो वीडियो एक तरह से आप देख लीजिएगा। दोस्तों थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको देता हूँ। केविन ग्रुएट बटा आर टी बटा ग्रॉयटी आर टी एक जन्म 31 मार्च 1965 दो एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक हैं जो 100 फिल्म श्रृंखला में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। साथ ही चरित्र आधारित अलौकिक भयावहता भी। उन्होंने अभिनेत्री एलिजाबेथ रोविन से शादी की है। कैरियर ग्रुएट द स्ट्रेंजर्स 2008, रूम 6 2006 और जर्नी टू द एंड ऑफ द नाइट 2006 के फिल्म संपादक थे। वह पहली 5 फिल्मों के साथ साथ 8वीं जिग्सॉ के लिए 100 सीरीज के संपादक भी थे। 4 उन्होंने अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत 106 से की जो 23 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुई। 5 ग्रेउटर्ट ने मूल कहानी लिखी थी और उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2 के निर्देशन के लिए साइन किया गया था, लेकिन ट्विस्टेड पिक्चर्स 100 फिल्म्स के पीछे की प्रोडक्शन कंपनी द्वारा उनके अनुबंध में संविदात्मक खंड का प्रयोग करने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया और 103D में काम करना पड़ा। 6 पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2 के निर्देशक के रूप में उनकी जगह टॉड विलियम्स ने ले ली। 703D 29 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी। 8 ग्रुएट ने एम्बिट और मैजिक रियलिज्म जैसी पत्रिकाओं में कथा साहित्य भी प्रकाशित किया है और पॉल बाउल्स वृत्तचित्र थिंग्स गॉन एंड थिंग्स स्टिल हियर सहित कई फिल्म स्कोर पर संगीत प्रस्तुत किया है। 4 उन्होंने निर्माता जेसन ब्लम और लायंसगेट के लिए हॉरर फिल्म जेसाबेल का भी निर्देशन किया जो 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई थी। 9 ग्रुएट ने 2015 की हॉरर फिल्म विजन्स का भी निर्देशन किया जिसमें इसला फिशर, एंसन माउंट, गिलियन जैकब्स, जिम पार्सन्स और ईवा लोंगोरिया ने अभिनय किया, साथ ही निर्माता जेसन ब्लम के लिए भी। ग्रुएट ने बाद में जैकल्स नामक एक थ्रिलर का निर्देशन किया जिसमें स्टीफन डोर्फ, जॉनथॉन स्कैच और डेबोरा कारा अनगर ने अभिनय किया, जो 2017 में रिलीज हुई थी। उन्होंने 2017 की प्रविष्टि आरा का संपादन करके 100 फ्रैंचाइज में भी वापसी की। शेड्यूलिंग विवाद के कारण ग्रुएट को मूल रूप से 2021 में स्पाइरल के साथ 100 फ्रैंचाइज में वापस नहीं आना था। 1-0-2-0-0-4 में फ्रैंचाइज शुरू होने के बाद से यह पहली बार होगा कि 100 फिल्म में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। हालांकि अंतिम उत्पाद के संपादन में मदद के लिए उन्हें देर से उत्पादन में लाया गया और किस्त के लिए उन्हें कार्यकारी निर्माता का श्रेय दिया गया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। अगस्त 2022 में ब्लडी डिस्गस्टिंग ने बताया कि ग्रेउटर्ट 100 फ्रैंचाइज की 10वीं फिल्म के निर्देशक के रूप में निर्देशन क्षमता में वापसी करेंगे जो 29 सितंबर 2023 को रिलीज के लिए निर्धारित है। 11 फिल्मोग्राफी। निदेशक 106 2009, 103D 2010, जेसाबेल 2014, दर्शन 2015, सीआर 2017, 100X 2023, कार्यकारी निर्माता लेदरफेस 2017, सर्पिल 2021, संपादक देखा 2004।
102 2005, कक्ष 6 2006, 103 2006, प्यास 2006, रात के अंत तक की यात्रा 2006, 104 2007, 100वी 2008, अजनबी 2008, संग्रह 2012, जेसाबेल 2014, दर्शन 2015, सियार 2017, आरा 2017, उम्मा 2022, मकड़ी का जाला 2023, 100 एक्स 2023, दिव्यता 2023, शीर्षक डिजाइनर हाउस ऑफ द डेड 2005, रचनात्मक सलाहकार उसका घर 2020, बारबेरियन 2022, मार्क बर्ग एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, प्रबंधक और अभिनेता हैं। वह इवोल्यूशन एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक हैं और उन्होंने 100 फिल्म श्रृंखला के साथ साथ CBS टेलीविजन श्रृंखला 2.5 Men का निर्माण किया। जीवनी बर्ग ने 1981 में इथाका कॉलेज के रॉय एच पार्क स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1990 के दशक में बर्ग ने आइलैंड पिक्चर्स और पाम पिक्चर्स के लिए काम किया। बास्केटबॉल डायरीज 1995, द सैंडलॉट, द क्योर और स्ट्रिक्टली बिजनेस 1991 जैसी फिल्मों का निर्माण किया। 1998 में बर्ग ने अपने निर्माता भागीदार ओरेन कॉल्स के साथ इवोल्यूशन एंटरटेनमेंट की स्थापना की। 2003 में बर्ग और ओरेन कॉल्स ने ऑस्ट्रेलियाई पटकथा लेखकों ली वैननेल और जेम्स वान द्वारा लिखित एक फिल्म का 7 मिनट का टीजर देखा और फिल्म का निर्माण करने के लिए सहमत हुए। यह फिल्म बाद में मूल 100 फिल्म बन गई जो 2004 में रिलीज हुई थी। 4 फिल्म का बजट $2 मिलियन था और $1 मिलियन की फंडिंग सीधे बर्ग और कॉल्स से आई थी। उत्पादन इवोल्यूशन एंटरटेनमेंट की नवगठित सहायक कंपनी ट्विस्टेड पिक्चर्स के तहत किया गया था। यह फिल्म 2005 में रिलीज सीक्वल के साथ 100 फ्रैंचाइजी में बदल गई और फ्रैंचाइजी ने 2007 तक बॉक्स ऑफिस पर $420 मिलियन की कमाई की। 5 इवोल्यूशन एंटरटेनमेंट 2003 में शुरू होने वाले 2.5 Men के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार था। 4 बर्ग 2011 में सह संस्थापक ओरेन कॉल्स को खरीदकर इवोल्यूशन एंटरटेनमेंट के एकमात्र मालिक बन गए। 6 वह 2020 में एक विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी फॉरेस्ट रोड के सलाहकार भी बने। 7 बर्ग ने 100 फ्रैंचाइज की 9वीं किस्त स्पाइरल का सह निर्माण भी किया। फ्रैंचाइजी ने 2021 तक बॉक्स ऑफिस और खुदरा बिक्री से $1 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 8 उन्हें शॉवेस्ट अवार्ड्स, 9 पीपल्स चॉइस अवार्ड्स और 4 एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। ओरेन कॉल्स जन्म 31 जनवरी 1961 एक अमेरिकी उद्यमी और फिल्म निर्माता हैं। वह इवोल्यूशन एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक हैं और उन्होंने 100 फिल्म श्रृंखला के साथ साथ CBS टेलीविजन श्रृंखला 2.5 Men का निर्माण किया। 2 कॉल्स टैंपा बे लाइटनिंग और हेलेना बिघॉन्स के पूर्व मालिक भी हैं। 3, 4, 5 प्रारंभिक जीवन कॉल्स का जन्म और पालन पोषण शिकागो के उपनगर इलिनोइस के ला ग्रेंज पार्क में हुआ था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने फिगर स्केटिंग का प्रशिक्षण लिया, जहां उन्हें आइस हॉकी खेलने में रुचि विकसित हुई। बाद में एक पेशेवर हॉकी खिलाड़ी के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया। कैरियर का आरंभ हॉकी और वस्तुएं कॉल्स ने 1979 से 1982 तक वेस्टर्न हॉकी लीग में प्रतिस्पर्धा की। अपने करियर के दौरान उन्होंने 6 अलग अलग टीमों के लिए खेला, जिनमें मेडिसिन हैट टाइगर्स,
पोर्टलैंड विंटर हॉक्स, ब्रैंडन व्हीट किंग्स और स्पोकेन फ्लायर्स शामिल थे। 6 अपने अंतिम वर्ष में उन्होंने हैम्पटन रोड्स गर्ल्स, वर्जीनिया रेडर्स और सैगिनो गियर्स के लिए खेला। उनका सर्वश्रेष्ठ वर्ष 1980 में स्पोकेन फ्लायर्स के साथ था, जब उन्होंने कुल 73 अंकों के लिए 45 सहायता के साथ 28 गोल किए। एक कॉल्स को एनएचएल टीम द्वारा तैयार नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने गृहनगर शिकागो ब्लैकहॉक्स के लिए 2 परीक्षण शिविरों में भाग लिया। 7 अपने हॉकी करियर के बाद कॉल्स 1983 में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में एक कमोडिटी व्यापारी बन गए। 6 वह मंच पर सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और अंततः उन्होंने एक्सचेंज की पूर्ण सदस्यता खरीदी। उन्होंने अपनी सीट बेच दी और 1991 में अच्छी स्थिति में एक्सचेंज छोड़ दिया। 8 फिल्मी करियर और खेल। हॉलीवुड पहुंचने पर कॉल्स का परिचय लॉस एंजल्स टाइम्स के पूर्व रिपोर्टर डेल पोलक से हुआ और दोनों ने जल्द ही पीक प्रोडक्शंस का गठन किया। दोनों ने मिलकर मिसेज विंटरबॉर्न और सेट इट ऑफ जैसी फिल्में बनाईं। पीक प्रोडक्शंस की शुरुआती सफलता ने कॉल्स को पैरामाउंट पिक्चर्स में प्रोडक्शन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नौकरी दी। 1998 में कॉल्स ने फिल्म निर्माता मार्क बर्ग के साथ इवोल्यूशन एंटरटेनमेंट की स्थापना की। उनकी पहली प्रमुख प्रोडक्शन 2002 की थ्रिलर फिल्म जॉन क्यू थी, जिसमें डेंजल वॉशिंगटन ने अभिनय किया था। 2001 में कॉल्स जूनियर ए हॉकी टीम हेलेना बिघोर्न्स के मालिक बन गए। उन्होंने हेलेना आइस एरिया भी खरीद लिया। 7-9 2003 में कॉल्स और मार्क बर्ग ने ऑस्ट्रेलियाई पटकथा लेखकों ली वैननेल और जेम्स वान द्वारा लिखित एक फिल्म का 7 मिनट का टीजर देखा और फिल्म का निर्माण करने के लिए सहमत हुए। यह फिल्म बाद में मूल 100 फिल्म बन गई, जो 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट $2 मिलियन था और $1 मिलियन की फंडिंग सीधे कॉल्स और बर्ग से आई थी। उत्पादन इवोल्यूशन एंटरटेनमेंट की नवगठित सहायक कंपनी ट्विस्टेड पिक्चर्स के तहत किया गया था। यह फिल्म 2005 में रिलीज सीक्वल के साथ 100 फ्रैंचाइजी में बदल गई और फ्रैंचाइजी ने 2007 तक बॉक्स ऑफिस पर $420 मिलियन की कमाई की। 6 इवोल्यूशन एंटरटेनमेंट 2003 में शुरू होने वाले 2.5 Men के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार था। 2007 में कोल्स ने पैलेस स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट से टैंपा बे लाइटनिंग खरीदने का प्रयास शुरू किया। 2008 में वह अपने नियंत्रण वाले निवेश समूह ओके हॉकी एलएलसी के माध्यम से $206 मिलियन में टीम खरीदने पर सहमत हुए। 11-12 समूह ने 2010 में $160 मिलियन में बोस्टन रेड सॉक्स के अल्पमत मालिक जेफरी विनिक को टीम बेच दी। 13 जून 2011 में कॉल्स ने इवोल्यूशन एंटरटेनमेंट में अपना स्वामित्व बेच दिया, लेकिन 100 फ्रैंचाइज और 2.5 Men का स्वामित्व और देखरेख जारी रखा। 1400 फ्रैंचाइज ने 2021 तक बॉक्स ऑफिस और खुदरा बिक्री से $1 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 15 व्यक्तिगत जीवन। कॉल्स ने 1994 में टैलेंट एजेंट रीसा शापिरो से शादी की। उसी वर्ष उनका एक बेटा माइल्स हुआ। 6 माइल्स कॉल्स वर्तमान में एक पेशेवर आइस हॉकी खिलाड़ी हैं, जो एचएल कोलंबस ब्लू जैकेट्स के क्लीवलैंड मॉन्स्टर्स के लिए खेल रहे हैं। 16 कॉल्स और शापिरो 2005 में अलग हो गए और अंततः 2007 में उनका तलाक हो गया। 2008 में कॉल्स ने एक व्यवसायी और रेस्तरां मालकिन शेरेन अराजम से शादी की। वे अचानक टोरंटो से, जहां अरज़म मूल रूप से रहने वाले हैं, लॉस एंजेल्स जा रही एक उड़ान में मिले, जहां कॉल्स सॉटू का फिल्मांकन कर रहे थे। 18 इस जोड़ी की 2 बेटियां हैं, सैम और ने। 2006 में स्मिथ ने 10 मिनट की लघु फिल्म ट्रेलर रेपो में उपस्थिति दर्ज कराई।
द जेनेटिक ओपेरा बॉसमैन द्वारा निर्देशित। फिल्म निर्माताओं को इस विचार को पेश करने की कोशिश करने के लिए सॉ 3 को पूरा करने के बाद ट्रेलर फिल्माया गया था। 2-3-2008 में स्मिथ ने एफईएनेट की मूल श्रृंखला 30 डेज ऑफ नाइट डस्ट टू डस्ट में जासूस जीना हरकोर्ट की भूमिका निभाई और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। इसका प्रीमियर 17 जुलाई को 6 वेबिसोड के साथ हुआ। 24 स्मिथ वीएच एक रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला स्क्रीम क्वींस के मेजबान और 3 सलाहकारों में से एक थे, जो अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008 तक प्रसारित हुआ था। 25 स्मिथ शेड्यूलिंग विवादों के कारण दूसरे सीजन के लिए वापस नहीं लौटे और उनकी जगह ले ली गई। जैमे किंग। 26 स्मिथ ने द ग्रज 3 में बाल मनोचिकित्सक डॉक्टर सुलिवन की भूमिका निभाई, जिसे 12 मई 2009 को डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज किया गया था। वह लॉ एंड ऑर्डर लॉस एंजल्स के श्रृंखला प्रीमियर में हॉलीवुड शीर्षक से दिखाई दी। 29 सितंबर 2010 2-7-2012 में एक वीडियो गेम लॉलीपॉप चेनसॉ में उनकी पहली आवाज वाली भूमिका थी। 2-8-2012 से 2014 तक स्मिथ ने टीवी श्रृंखला एंगर मैनेजमेंट में चार्ली शीन के चरित्र की पूर्व पत्नी जेनिफर गुडसन के रूप में अभिनय किया। 29 स्मिथ ने 2021 इंडी कॉमेडी फिल्म क्रिसमस वर्सेस द वाल्टर्स में डीन विंटर्स के साथ सह अभिनय किया। 30 स्मिथ ने सितंबर 2023 में रिलीज सॉ एक्स में अमांडा यंग के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 31 वह हॉरर फिल्म ब्लडलाइन किलर में अभिनय करेंगी। 32 संगीत कैरियर स्मिथ ने 2004 में निर्माता क्रिस गॉस के साथ एक एकल एल्बम पर काम करना शुरू किया, लेकिन यह परियोजना कभी पूरी नहीं हुई। अक्टूबर 2005 में रेडियो फ्री के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, एक माँ होने, काम करने और दूसरे बच्चे के बड़े होने के बीच मेरे पास कुछ समय तक संगीत पर ध्यान देने का समय नहीं था। 33 जेसी ह्यूजेस द्वारा स्टूडियो के बाथरूम में गाना गाते हुए सुनने के बाद उन्होंने ईगल्स ऑफ डेथ मेटल द्वारा स्टीव मिलर बैंड के अब्राकडाबरा के कवर पर गायन प्रदान किया। 34 यह कवर 2019 में किया गया था। 35 स्मिथ ने 2006 में सॉ 3 के साउंड ट्रैक में हाइड्रोवाइब के गीत किलर इनसाइड पर गायन के साथ योगदान दिया। 36 और प्लीज माई सेल्फ गीत के साथ एकल गायक के रूप में कैटाकॉम्स के साउंड ट्रैक में योगदान दिया। 37 2007 में वह अभिनेत्री मिस्सी पाइल के साथ स्मिथ एंड पाइल नामक एक देशी रॉक संगीत समूह का हिस्सा थीं। 38 उनका पहला एल्बम इट्स ओके टू बी हैप्पी 2008 में आईट्यून्स और Amazon.com के माध्यम से डिजिटल रूप से जारी किया गया था। 39 व्यक्तिगत जीवन स्मिथ का विवाह फोटोग्राफर जेसन रेपोसार से हुआ था। उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म 1999 में हुआ। बाद में उसकी शादी संगीतकार काई मट्टून से हुई। उनका तलाक हो गया और उनका एक बेटा है, जिसका जन्म 2005 में हुआ। सिनोव मैकोडी लुंड जन्म 24 मई 1976, एक नॉर्वेजियन पत्रकार, फिल्म समीक्षक, मॉडल और अभिनेत्री हैं। 2020 तक वह 2020 नेटफ्लिक्स सीरीज रग्नारोक और 2020 स्काई टीवी सीरीज रिवेरा में दिखाई देती हैं। प्रारंभिक जीवन लुंड का जन्म 24 मई 1976 को स्टोर्ड, नॉर्वे में हुआ था। 3 उनके पास टेलीविजन प्रोडक्शन और फिल्म अध्ययन में डिग्री है। 3 कैरियर लुंड ने नैट डैड, नॉर्वेजियन अनुवाद, नाइट एंड डे के लिए एक फिल्म समीक्षक के रूप में काम किया है। 4-3 और एक फैशन मॉडल के रूप में पहले काम करने के बाद एक पत्रकार के रूप में भी काम किया है। 5-3 वह 2011 से एक अभिनेत्री के रूप में काम कर रही हैं।
पहली बार मोर्टन टाइल्डम की बाफ्टा अवार्ड फिल्म हेडहंटर्स नॉर्वेजियन होडेजेगर्न में डायना ब्राउन के किरदार में दिखाई दी, जो 2008 के जो नेस्बो उपन्यास पर आधारित एक एक्शन थ्रिलर थी। एक ही नाम 6-7-8 बाफ्टा पुरस्कार नामांकन सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए था। 9-3 अभिनय में लंड के प्रवेश का वर्णन हेडहंटर्स के सह कलाकार एक्सेल हेनी ने इस प्रकार किया है। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरे मन में सिनोव का ख्याल आया, क्योंकि मैं उसे पहले से जानता था और उसने मेरी हर एक फिल्म की समीक्षा की थी। और मोर्टन निर्देशक ने मुझसे पूछा, क्या वह एक फिल्म समीक्षक है? हाँ। क्या उसने मेरी किसी फिल्म की समीक्षा की है? हाँ। क्या समीक्षा अच्छी थी? हाँ। ठीक है, तो हम उसे आजमा सकते हैं। इसलिए हमने उसे आजमाया और वह आ गई बहुत तैयार, किसी भी अभिनेत्री से अधिक तैयार। 5 उनकी बाद की भूमिकाओं में लघु सैंडस्लॉटेट 2014 में सारा की भूमिका और निकोलाई क्लेव ब्रोच के साथ नाटक श्रृंखला फ्रिगजेंट 2015 में टोंजे सैंडविक का किरदार शामिल है। वह ब्लैक विडोज 2016 में जानलेवा जोहान रोनिंगन के रूप में दिखाई देती है, जो एकोर्न टीवी द्वारा वितरित फिनिश श्रृंखला मस्टैट लेस्केट की रीमेक है। 10 नवंबर 2012 13-14 उन्होंने 2018 की फिल्म द गर्ल इन द स्पाइडर वेब में गैब्रिएला ग्रैंड की भूमिका निभाई है, जो डेविड लेगरक्रांट्स के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो बदले में स्टिग लार्सन की पुस्तक श्रृंखला के पात्रों पर आधारित है। 15 2012 तक एक रिपोर्ट थी कि लुंड ने प्रकाशक सैमलागेट के साथ एक उपन्यास बनाने के लिए अनुबंध किया था, जो उस समय अज्ञात विषयों पर था। 16 उनका उपन्यास पर्सनार डू कांस्कजे केजेनर अनुवाद पीपल यू मे नो 2016 में प्रकाशित हुआ था। 17 तो दोस्तों फाइनली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। आप में से कितने लोगों ने इस मूवी को देख लिया हो, और जितने लोगों ने इसे देख लिया हो आप अपना रिव्यू नीचे लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।